एक शहर था पेशावर, एक गली थी किस्सा ख्वानी बाजार और वहीं पैदा हुआ एक लड़का जिसका नाम था मोहम्मद यूसुफ खान। 11 दिसंबर सन 1922 एक ठंडी सुबह थी जब ब्रिटिश इंडिया के शहर पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार में एक प्यारा सा लड़का पैदा हुआ। नाम रखा गया मोहम्मद यूसुफ खान। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि यही लड़का आगे चलकर के दुनिया के सबसे बड़े फिल्मी सितारों में शुमार होगा। यूसुफ एक पाश्तून पठान परिवार में पैदा हुए। उनके पिता लाला गुलाम सरवर खान एक फल व्यापारी थे, आम और अनार का व्यापार करते थे। यूसुफ 12 भाई बहनों में से एक थे और माँ के लाडले थे। उनकी माँ उन्हें डॉक्टर बनाना चाहती थी, लेकिन तकदीर ने यूसुफ के लिए कुछ और ही लिख रखा था। यूसुफ का बचपन किस्सा ख्वानी बाजार की गलियों में खेला। यही वो जगह थी जहाँ हर शाम लोग कहानियां सुनाते, शायरी होती और जिंदगी अपने रंग बिखेरती। छोटे यूसुफ इन कहानियों में खो जाते। शायद इसी ने उनके दिल में अभिनय और कल्पना का बीज बोया। उनके घर का माहौल परंपरागत था। उनकी दादी बहुत ही धार्मिक और थोड़ी सी अंधविश्वासी थी। जब एक फकीर ने कहा कि यह लड़का एक दिन दुनिया में नाम रोशन करेगा, तब दादी ने यूसुफ का सर मुंडवा दिया और उनके माथे पर काली कालिख लगा दी ताकि कोई नजर न लगाए। यूसुफ एक शांत, संवेदनशील और गहरी सोच वाला बच्चा था। उन्हें शायरी, कहानियां और क्रिकेट का शौक था। माँ की गोद में सोते हुए उनकी आंखों में सपने थे, लेकिन सुबह पर कभी शिकायत नहीं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पेशावर के एक एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल से की और कुछ समय बाद सन 1935 के करीब यूसुफ साहब आंखों में कुछ सपने लिए अपने परिवार के साथ बॉम्बे शिफ्ट हो गए। यहाँ यूसुफ साहब ने अपनी जिंदगी की असली कसौटी झेली। एक समय ऐसा भी आया जब पिता से मतभेद के बाद यूसुफ साहब पुणे चले गए। वहाँ उन्होंने ब्रिटिश आर्मी के क्लब में एक समोसा सैंडविच स्टॉल खोला। उनकी ईमानदारी और स्वाद ने उन्हें सफलता दिलाई। 1 महीने में 5,000 रुपए कमाए। माँ ने जब देखा तो विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना पैसा ईमानदारी से कमाया गया है। किस्मत यूसुफ साहब को एक और मोड़ पर ले आई जब वो बॉम्बे वापस आए और एक दोस्त के जरिए उनकी मुलाकात हुई डॉक्टर मसानी से। डॉक्टर मसानी ने उनका तारुफ देविका रानी से करवाया, जो उस वक्त बॉम्बे टॉकीज की हेड और लीडिंग लेडी थी। देविका रानी ने यूसुफ साहब की पर्सनैलिटी और उनकी उर्दू जुबान पर पकड़ देखकर उनमें एक एक्टर की क्षमता नजर आई और उन्होंने यूसुफ साहब से कहा, आपका चेहरा और आवाज बहुत अच्छी है, आप फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करते? वैसे भी हम नए चेहरे की तलाश में हैं। ये सुनकर यूसुफ साहब हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने कभी एक्टिंग के बारे में सोचा भी नहीं था। पर देविका रानी ने उनसे कहा कि आपको अपना नाम बदलना होगा और ऐसा नाम रखना होगा जो स्क्रीन पर आपकी पर्सनैलिटी को सूट करे। फिर देविका रानी ने ही उन्हें नाम दिया दिलीप कुमार और पूरी जिंदगी उसी नाम से दुनिया ने उन्हें जाना। और इस तरह से सन 1944 में यूसुफ साहब मतलब दिलीप कुमार साहब को देविका रानी के जरिए उनके करियर की पहली फिल्म मिली, जो बॉम्बे टॉकीज के बैनर तले बनी थी और उस फिल्म का नाम था ज्वार भाटा। और इस फिल्म में दिलीप कुमार साहब के ऑपोजिट थी मृदुला रानी। ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, पर लोगों ने दिलीप साहब की एक्टिंग नोटिस की और उनके काम को खूब सराहा और इसी फिल्म ने उन्हें हिंदी सिनेमा का ट्रेजेडी किंग बना दिया। सन 1945 में प्रतिमा और सन 1946 में मिलन फिल्म आई, पर ये दोनों भी फ्लॉप रही। फिर आया दिलीप साहब के करियर का टर्निंग पॉइंट जब 1947 में उनकी फिल्म आई जुगनू और ये फिल्म हिट रही और इसके बाद तो जैसे हिट की झड़ी ही लग गई और दिलीप कुमार साहब एक वेल एस्टेब्लिश्ड एक्टर बन गए। और फिर उनकी हिट फिल्मों की गाड़ी कभी रुकी ही नहीं। सन 1939 में घर की इज्जत, शहीद, मेला, अनोखा प्यार, नदिया के पार, 1949 में अंदाज, शबनम, 1950 में जोगन, आरजू, बाबुल, 1951 में हलचल, दीदार, तराना, 1952 में संगदिल, आन, दाग, जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। फिर 1953 में शिकस्त और फुटपाथ, 1954 में अमर और 1955 में उड़न खटोला, इंसानियत, आजाद और देवदास के लिए फिर से उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। 1957 में मुसाफिर और नया दौर आई। 1958 में यहूदी, मधुमती, 1959 में पैगाम, 1960 में कोहिनूर और हिंदी सिनेमा की सबसे सफल फिल्मों में से एक मुगले आजम। 1961 में आई गंगा जमुना, 1964 में लीडर, 1966 में दिल दिया दर्द लिया, 1967 में राम और श्याम, 1968 में आदमी, संघर्ष, 1969 में साधु और शैतान जिसमें उन्होंने कैमियो किया था,
1970 में दास्तान, 1972 में गोपी और बैराग, 1974 में सगीना। फिर इंडस्ट्री से कुछ सालों का ब्रेक लेने के बाद 1981 में उनकी फिल्म आई क्रांति, जिसमें उनके साथ मनोज कुमार थे और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। उसके अगले ही साल फिल्म आई विधाता, जहां उनके साथ संजय दत्त थे और ये भी फिल्म सुपर हिट रही। फिर 2 सालों के गैप के बाद 1984 में फिल्म आई मशाल, जहां पर उनके साथ अनिल कपूर थे और ये फिल्म सेमी हिट रही। फिर आई 1986 में कर्मा और ये फिल्म सुपर हिट रही। फिर उसके बाद 1989 में फिल्म आई कानून अपना अपना और ये फिल्म फ्लॉप रही। फिर 1991 में फिल्म आई सौदागर, जहां उनके साथ कई सालों के बाद राजकुमार साहब भी काम कर रहे थे और ये फिल्म सुपर हिट रही। फिर 7 सालों के गैप के बाद 1998 में फिल्म आई केला और उनके साथ मुकुल देव थे और ये फिल्म फ्लॉप रही। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिलीप कुमार साहब के करियर में 2 फिल्में ऐसी भी हैं जो कभी रिलीज ही नहीं हो पाई। वो फिल्में थी आग का दरिया और कलिंगा। दिलीप कुमार साहब का फिल्मी करियर करीब 54 साल लंबा रहा और इस दौरान उन्होंने 65 फिल्में की, जिनमें से 57 फिल्मों में बतौर लीड एक्टर काम किया, 2-3 फिल्मों में बतौर गेस्ट अपीयरेंस रहे और 2-3 फिल्में जो किसी कारणवश रिलीज नहीं हो पाई। 54 साल के लंबे करियर में उन्हें 8 बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, जो उस वक्त ये रिकॉर्ड था। सन 1991 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। फिर 1993 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त हुआ। 1994 में भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान श्री दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर 1998 में पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने इम्तियाज से भी उन्हें नवाजा गया। 2015 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। अब बात करें फिल्म इंडस्ट्री में दिलीप साहब के दोस्तों के बारे में, तो सन 1940 और 50 के दशक में जब बॉम्बे टॉकीज, महबूब स्टूडियो और आरके फिल्म्स अपने चरम पर थे, तब एक तरफ थे नरम मुस्कान वाले राज कपूर साहब और दूसरी ओर शांत गंभीर चिंतन में डूबे हुए दिलीप साहब। और जब ये दोनों एक ही फ्रेम में आते तो मानो पर्दे पर जादू उतर आता। दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे। पेशावर की गलियों से लेकर बॉम्बे की चकाचौंध तक का सफर उन्होंने साथ में तय किया। फिल्म के सेट पर राज साहब की मस्ती और दिलीप साहब का संजीदा मिजाज, यह जोड़ी एकदम फिल्मी यिंग यांग बन जाती थी। कहते हैं शूटिंग के बीच उनका ठिकाना अक्सर आरके स्टूडियो की कैंटीन होती, जहां राज साहब चाय पिलाते और दिलीप साहब शायरी सुनाते। सन 1950 के आसपास देवानंद साहब भी इस मंडली में शामिल हो गए और तीनों की दोस्ती को लोग प्यार से 3 बादशाहों का याराना कहने लगे। देव साहब की स्टाइलिश शख्सियत और दिलीप साहब का सदा हुआ आकर्षण, दोनों एक दूसरे को बेहद सम्मान करते थे। जब देव साहब गाइड या ज्वेलथिप जैसी कहानियां सुनाते तो दिलीप साहब उनकी आंखों में चमक देखकर कहते, देव तुम्हारे चेहरे पर हमेशा कैमरा का प्यार बसा रहता है। शादी ब्याह, पार्टी और प्रीमियम, हर जगह ये तीनों साथ दिखते जैसे असल जिंदगी के अमर अकबर एंथनी, बस पर्दे पर कभी साथ नहीं आए। अशोक कुमार जी यानी दादा मुनि, जिन्होंने हिंदी सिनेमा को सहज अभिनय का सबक दिया, दिलीप साहब के लिए एक अभिनय गुरु जैसे थे। उनकी दोस्ती सम्मान और सलीके पर आधारित थी। दिलीप साहब मानते थे कि दादा मुनि से उन्होंने सेट पर अनुशासन, संवाद का लय और कैमरे से मोहब्बत करना सीखा। अशोक कुमार जी उन्हें यूसुफ मियां कहकर बुलाते और मुस्कुराते हुए कहते, तू अभिनेता नहीं अदाकार है। महिला सह कलाकारों में भी दिलीप साहब के कई खास रिश्ते थे। नरगिस जी भले ही राज कपूर के काफी करीब थी, मगर दिलीप साहब के साथ उनका एक अलग ही सुकून भरा रिश्ता था, जो आपसी सम्मान पर टिका था। यहाँ मीना कुमार जी अपनी शायरी का शौक अक्सर सिर्फ दिलीप साहब के साथ ही खुलकर साझा करती थी। वहीदा रहमान जी के साथ उनका रिश्ता हल्की फुल्की शरारतों से भरा रहता था। जब सेट पर प्राण साहब, जॉनी वॉकर साहब और दिलीप साहब साथ होते तो काम के बीच में महफिल जम जाती। कहते हैं राम और श्याम के सेट पर दिलीप साहब ने जॉनी वॉकर के साथ मिलकर प्राण साहब पर ऐसा प्रैंक किया जिसका जिक्र आज भी इंडस्ट्री के सीनियर कलाकार हंसी में करते हैं। दिलीप साहब का दोस्ती का दायरा सचमुच गोल्डन एरा बॉलीवुड की धड़कन था। राज कपूर की मस्ती, देवानंद का अंदाज, अशोक कुमार का अदब, नरगिस का सम्मान, मीना कुमारी की शायरी और प्राण जॉनी वॉकर की हंसी, ये सब उनकी जिंदगी के रील और रियल दोनों पलों में हमेशा साथ रहे। अभिनेता धर्मेंद्र जी के साथ भी दिलीप साहब की दोस्ती बेहद सम्मानजनक और स्नेह भरी रही, जैसे उस्ताद और शागिद का रिश्ता। धर्म जी कई बार अपने इंटरव्यू में कह चुके हैं कि जब वे इंडस्ट्री में आए थे तब उन्होंने दिलीप साहब को अपना अभिनय आदर्श माना। उनके अनुसार दिलीप साहब की संवाद अभिव्यक्ति, हाव भाव और स्क्रीन प्रेजेंस उनके लिए अभिनय का स्कूल था। जब दोनों किसी अवार्ड या समारोह या सेट पर मिलते तो गर्मागर्म बातें और हल्की फुल्की मस्ती जरूर होती। धर्म जी उन्हें यूसुफ साहब कहकर पुकारते और दिलीप साहब उनकी पंजाबी ठाकों का पूरा आनंद लेते। धर्म जी ने कई बार खुलेआम कहा है, मैंने अभिनय में जो भी सीखा है
उसमें दिलीप साहब का सबसे बड़ा हाथ है। दिलीप साहब भी उन्हें मेहनती, ईमानदार और सच्चे दिल वाला इंसान मानते थे। अवार्ड समारोह, फिल्मी पार्टी और महफिलों में उनकी मुलाकात हमेशा दोस्ती और इज्जत के रंग में रंगी होती। दोनों कभी कभी फिल्मी यादों में खो जाते और पुराने जमाने की कहानियां साझा करते। दिलीप साहब के अंतिम दिनों तक धर्म जी ने अपनी यह दोस्ती निभाई। बात करें दिलीप कुमार साहब के निजी जीवन के बारे में तो दौर था सन 1949-50 का। बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री अपने चरम सीमा पर थी। एक तरफ थे ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार और दूसरी तरफ थी ब्यूटी क्वीन मधुबाला, जिनकी मुस्कान पर पूरा हिंदुस्तान फिदा था। दिलीप कुमार और मधुबाला की मुलाकात सन 1951 में आई फिल्म तराना के सेट पर हुई। शूटिंग के दौरान दोनों के बीच न सिर्फ दोस्ती बढ़ी बल्कि एक गहरा रिश्ता भी बना। दोनों के दिल धड़कने लगे, कैमरा के सामने भी और कैमरा के पीछे भी। फिल्म तराना के बाद दोनों ने कई और फिल्में साथ की, जैसे संगदिल और अमर। सेट पर दोनों का प्यार सबको दिखाई देता था, लेकिन दोनों ने कभी इसे खुलेआम नहीं कहा। मधुबाला अपने पिता अताउल्लाह खान के बेहद करीब थी। अताउल्लाह खान हर फैसले में अपनी बेटी के लिए आखिरी फैसला लेने वाले शख्स होते थे। जब दिलीप कुमार साहब ने मधुबाला से शादी की बात की, उन्होंने कहा कि मैं मधुबाला से सिर्फ तब शादी करूंगा जब उसके पिता इस रिश्ते में दखल ना दे। यही बात अताउल्लाह खान को नागवार गुजरी। उन्हें लगा कि दिलीप कुमार एक पिता के बेटी के प्रति के प्यार को ललकार रहे हैं, और फिर वहीं से शुरू हुआ दोनों के बीच टकराव। उस दौरान फिल्म नया दौर के लिए बी.आर. चोपड़ा ने मधुबाला को कास्ट किया था, लेकिन अताउल्लाह खान ये नहीं चाहते थे कि मधुबाला शूटिंग के लिए शहर से बाहर जाए। इसका ये नतीजा हुआ कि बी.आर. चोपड़ा ने उन पर केस दर्ज कर दिया। इस केस में दिलीप कुमार को गवाह बनाया गया। जब उनसे सवाल हुआ कि क्या मधुबाला ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, तब दिलीप कुमार साहब ने सच कह दिया। ये बात मधुबाला के दिल को तोड़ गई। मधुबाला ने सोचा, जो मुझे प्यार करता था उसने ही कोर्ट में मेरे खिलाफ गवाही दी। फिर 1958 के करीब उनका रिश्ता टूटा। इस दौरान मुगले आजम की शूटिंग चल रही थी और विडंबना ये थी कि फिल्म में सलीम अनारकली का अमर प्रेम दिखाया जा रहा था, लेकिन असल जिंदगी में इनका प्यार टूट चुका था। इसी फिल्म का गाना जब प्यार किया तो डरना क्या, जब मधुबाला ने अनारकली बन के दिलीप कुमार के सामने परफॉर्म किया तो उसमें मधुबाला का असली दर्द झलकता था। लोग कहते थे मधुबाला ने उस गाने को अपनी जिंदगी का सच समझकर फिल्माया था। दिलीप कुमार साहब ने बाद में सायरा बानू से शादी की और मधुबाला की शादी हुई किशोर कुमार से, लेकिन वो रिश्ता भी ज्यादा देर तक नहीं चला। मधुबाला दिल की बीमारी से जूझती रही और सन 1969 में सिर्फ 36 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कर दिया। दिलीप कुमार साहब का एक बार फिर नाम जोड़ा गया उस दौर की बेहतरीन एक्ट्रेस वैजंती माला जी से। जब फिल्म थी 1957 की नया दौर और स्क्रीन पर एक नई जोड़ी ने धमाका किया, दिलीप कुमार और वैजंती माला। दिलीप साहब का तहजीब भरा अंदाज और वैजंती माला जी की मुस्कान, लोग कहने लगे ये सिर्फ एक्टिंग नहीं, कुछ तो है। दोनों एक दूसरे को इज्जत से देखते थे और वक्त के साथ उनकी पर्दे पर केमिस्ट्री ने लोगों के दिल जीत लिए। और 1955 से 64 के दरमियान इन्होंने देवदास, मधुमती, गंगा जमुना, लीडर, पैगाम जैसी सुपरहिट फिल्में साथ की। फिल्म के सेट पर दोनों अक्सर गंभीर चर्चा में रहते, एक दूसरे के काम की सराहना करते। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, मधुबाला के बाद अब दिलीप कुमार का दिल वैजंती माला पर आया है। कई जगह लिखा गया कि गंगा जमुना के दौरान दिलीप साहब वैजंती माला के लिए इमोशनली इन्वॉल्व हो गए थे। उन्होंने पर्सनली वैजंती माला को हीरोइन बनाने के लिए प्रोड्यूसर्स को रेकमेंड भी किया था, लेकिन वैजंती माला ने बाद में एक इंटरव्यू के दौरान साफ साफ कहा, दिलीप कुमार साहब एक बड़े कलाकार हैं, उनसे मेरी दोस्ती और प्रोफेशनल बॉन्डिंग थी, लोगों ने इसे कुछ और ही बना दिया। वैजंती माला जी ने मीडिया के लव अफेयर के दावों को महज एक अफवाह कहा और उनका कहना था कि वो अपने करियर और काम में व्यस्त थी और व्यक्तिगत रिश्ते उनके लिए सेकंड प्रायोरिटी थे। दिलीप कुमार साहब ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी द सब्सटेंस एंड द शैडो में वैजंती माला जी के साथ किसी भी रोमांटिक रिलेशनशिप का कहीं भी जिक्र नहीं किया। कई लोग कहते थे प्यार था, लेकिन वक्त और वजह ने इसे नाम नहीं मिलने दिया। बाद में वैजंती माला जी ने डॉक्टर चमनलाल बाली से विवाह किया और फिल्म्स को छोड़ पॉलिटिक्स में चली गई। ना कभी दिलीप साहब ने कुछ कहा और ना ही कभी वैजंती माला जी ने। दिलीप कुमार और वैजंती माला दोनों ने अपने अपने सफर में कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। मीडिया और नेता ने इसे रोमांस कहा, पर दोनों ने इसे सिर्फ एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट और प्रोफेशनल बॉन्डिंग कहा। उनकी जोड़ी ने पर्दे पर जो जादू किया वो आज भी लोगों के दिल में ताजा है। सायरा बानू जब 1960 के मध्य में बॉलीवुड में आई, तब उनकी खूबसूरती और ग्रेस ने सबका दिल जीत लिया। उनकी मां नसीम बानू दिलीप कुमार साहब की अच्छी दोस्त थी। एक दिन उन्होंने दिलीप साहब को अपनी बेटी सायरा बानू के जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित किया।
दिलीप साहब वहां आए और पहली बार सायरा बानू को देखा। तब सायरा बानू निखर चुकी थी, पूरी एक दीवा बन चुकी थी। बस उस पल दिलीप साहब ने सोचा, ये लड़की सिर्फ सुंदर ही नहीं संस्कार भी रखती है। सायरा बानू के दिल में तो पहले से ही प्यार था, लेकिन अब दिलीप साहब भी उनके सादेपन और मोहब्बत से प्रभावित हो गए। बहुत समय तक उन्होंने रिश्ता नहीं बढ़ाया, क्योंकि दिलीप साहब को लगता था मैं सायरा से 22 साल बड़ा हूँ, क्या मैं उसका हमसफर बन सकता हूँ। लेकिन प्यार सारी दीवारें तोड़ देता है। सायरा बानू ने खुद दिलीप साहब के लिए अपने जज्बात दिखाए और आखिरकार 11 अक्टूबर सन 1966 में दोनों ने निकाह कर लिया। शादी के बाद भी रिश्ते में रंग था, प्यार, वफादारी, समर्पण था। कुछ सालों बाद जब पता चला कि सायरा बानू मां नहीं बन सकती, तो उन्होंने दिलीप साहब से कहा, अगर आप चाहे तो दूसरी शादी कर सकते हैं। लेकिन दिलीप साहब ने कहा, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत हो, मुझे किसी और की जरूरत नहीं। लेकिन शादी के कुछ सालों बाद सन 1980 के आसपास के दौरान एक नया नाम दिलीप साहब के साथ जोड़ा गया, आसमा रहमान, जो हैदराबाद की रहने वाली थी। आसमा एक विवाहित महिला थी जिनका अपना परिवार था, पर वो दिलीप साहब के करीब काफी वक्त तक रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिलीप साहब ने सीक्रेटली आसमा से निकाह कर लिया था और यह बात उस वक्त मीडिया में छाई रही। कुछ सोर्सेस कहते हैं कि उनके बीच शादी सन 1981 के आसपास हुई थी, लेकिन कुछ ही महीनों में सब कुछ खत्म भी हो गया था। जब ये बात सामने आई तो सायरा बानू ने दिलीप साहब का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने इस रिश्ते को समझा, बर्दाश्त किया और दिलीप साहब वापस सायरा बानू के पास लौट आए। दिलीप कुमार ने अपनी ऑटोबायोग्राफी द सब्सटेंस एंड द शैडो में इस रिश्ते का जिक्र भी किया है। उन्होंने खुद लिखा, वो एक गलती थी, उस समय में भावनात्मक रूप से कमजोर था, उसने इस चीज का फायदा उठाया। उन्होंने माना कि आसमा से रिश्ते में आना एक भूल थी और यह भी कि आसमा ने उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया था, उनके डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, प्रॉपर्टी तक के इश्यू में। जब आसमा से रिश्ते खत्म हुए, दिलीप साहब ने हमेशा के लिए सायरा बानू के साथ रहने का फैसला किया। वो पल, वो गलती उन्होंने दोबारा नहीं दोहराई। आसमा के बारे में बाद में कभी मीडिया में खास बात नहीं हुई और उनका नाम दिलीप कुमार के भावनात्मक भूल के रूप में याद किया गया। दिलीप साहब के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो बहुत कम लोग जानते हैं, और वो ये है कि दिलीप साहब ने कभी एक्टिंग नहीं सीखी। वो ऑडिशन में सिर्फ डायलॉग बोलकर सिलेक्ट हो जाते थे। दूसरा फैक्ट ये है कि दिलीप साहब पहले ऐसे एक्टर हैं जिन्हें फिल्म फेम अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर जीता, जो उन्हें सन 1954 में डार्क फिल्म के लिए मिला, और ये उन्होंने अपने फिल्मी करियर में करीब 8 बार जीता, और ये रिकॉर्ड कई सालों तक अटूट रहा। तीसरा फैक्ट जो है कि दिलीप साहब की पॉपुलैरिटी और पर्सनैलिटी देखकर यूके पार्लियामेंट ऑनरी मेंबर बनने का इन्विटेशन मिला, पर उन्होंने देश से जुड़ा रहने का फैसला किया। एक फैक्ट ये भी है कि दिलीप साहब ने उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी के साथ साथ पश्तो, फारसी और बंगाली तक सीख रखी थी। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान भी दिलीप साहब के बहुत करीबी रहे, और दिलीप साहब ने भी शाहरुख खान के लिए कहा था कि मैं शाहरुख में अपनी झलक देखता हूँ, और सायरा बानू जी भी शाहरुख खान को अपना बेटा मानती है। दिलीप कुमार सिर्फ एक नाम नहीं थे, एक दास्तान थे, एक्टिंग की दुनिया का ताजमहल जिसे वक्त ने बनाया और लोगों के दिलों ने संभाला। उन्होंने बॉलीवुड को सिर्फ डायलॉग्स नहीं, जुबान दी। उनके एक्सप्रेशन में जज्बा था और आंखों में वो कहानियां जो कभी शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। उनका हर किरदार, देवदास का टूटना, गंगा जमुना का गरजना, राम और श्याम का हंसना, ये सब स्कूल ऑफ एक्टिंग बन गया। दिलीप साहब ना कभी अवार्ड के पीछे भागे और ना ही कभी लाइमलाइट में आना चाहा। वो तो सिर्फ अपने काम को इबादत समझकर जीते रहे। और जब वक्त आया रुखसत का, तो 7 जुलाई सन 2021 सुबह के करीब 7:30 बजे दिलीप साहब ने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। लेकिन उनकी यादें, उनका असर हमेशा के लिए स्क्रीन पर फ्रीज हो गया। आज भी कोई एक्टर जब आंखों से बोलता है तो कहते हैं इसमें दिलीप साहब की रूह बोल रही है। उनका सफर खत्म हो गया, मगर कहानी अब भी जिंदा है, हर उस पल में जहां एक्टिंग दिल से की जाती है। द एंड बट ट्रूली नेवर एंडिंग। वी लव यू दिलीप साहब।